हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज की हमारे वीडियो में ईवीएस के कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कवर किया जाएगा। यानी इस वीडियो में ईवीएस के 30 प्रश्न कवर किए जाएंगे और ये प्रीवियस ईयर प्रश्न जो है तो 23 फरवरी 2014 के प्रश्न पत्र से लिया गया है। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और अपने पेपर की तैयारी करते रहिए। जुलाई वाले एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिएगा क्योंकि पेपर एकदम नज़दीक आ गया है और जितना हो सके उतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहिए क्योंकि पैटर्न अगर समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन जाहिर सी बात है आप लोग लगा लोगे। आइए देखिएगा 121 नंबर क्वेश्चन। तो 121 नंबर क्वेश्चन है कि वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, वायु दाब नापने वाला यंत्र आपसे पूछा जा रहा है किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए कि वायु दाब नापने वाले यंत्र को हम कहते हैं बैरोमीटर। वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है और बैरोमीटर में वायु दाब मापने के लिए पारा Hg नामक धातु का प्रयोग किया जाता है और बैरोमीटर में पारे का नीचे गिरना आंधी युक्त मौसम का संकेत होता है। यानी जब बैरोमीटर में पारा नीचे गिरता है तो वहाँ पे आंधी युक्त मौसम का संकेत होता है। जबकि थर्मामीटर जो होता है वो मानव शरीर का ताप मापता है। तथा सिस्मोग्राफ, तो सिस्मोग्राफ अगर पूछा जाता है तो ये भूकंपीय तीव्रता को मापता है। कौन सा यंत्र? तो सिस्मोग्राफ यंत्र। और हाइग्रोमीटर मान लीजिए पूछा जाता है तो ये वायुमंडल की आर्द्रता को मापता है। तो वायु दाब मापने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं? बैरोमीटर कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बीटी कपास है तो बीटी कपास क्या है? एक संकर पौधा है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है, या एक प्राकृतिक पौधा है, या फिर डी है कि एक औषधीय पौधा है। तो देखिए बीटी कपास, तो बीटी कपास जो है ये है एक ट्रांसजेनिक पौधा। यहाँ देखिए व्याख्या में कि बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है और इस कपास में पौधों में बेसिलस, जिसको कहा जाता है थूरिजिनसिस, बीटी जीवाणु की उपस्थिति होती है और इस जीवाणु की उपस्थिति के कारण पौधों में कीटनाशक पैदा करने की क्षमता का विकास होता है, जिससे हानिकारक कीटों से पौधों की सुरक्षा होती है। तो बीटी कपास क्या है? बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन 123 नंबर क्वेश्चन। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? बताइएगा कि कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक जो है तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। यहाँ देखिए अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है जो उद्योगों तथा वाहनों से उत्सर्जित होती है तथा वर्षा की बूंदों तथा ओस की बूंदों के साथ मिलकर अम्लीयता का गुण प्रदर्शित करती है और इससे फसलों तथा इमारतों को क्षति पहुंचती है और स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है? तो निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है, ये आपसे पूछा जा रहा है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा, सवाना या मरुस्थल। तो देखिएगा यहाँ पे कि सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र जो है तो वो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ देखिएगा कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है क्योंकि इस प्रकार के वन विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा तथा पर्याप्त तापमान होने के कारण परिस्थिति तंत्र के उत्पादन के लिए आदर्श उत्पन्न हो जाती है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? तो देखिए आम पकाने में कौन सा रसायन प्रयोग होता है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो देखिएगा कि आम पकाने के लिए जो रसायन होता है तो वो होता है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड रसायन जो है तो ये आम पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ देखिए आम या अन्य फसलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड, अब इसका रासायनिक सूत्र होता है CaC2 नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है और इस रसायन से एसिटिलीन गैस का उत्सर्जन होता है जो फल को पकने में सहायक होता है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है?
तो देखिएगा कि दूषित जल पीने से जो है वो टाइफाइड बीमारी फैलती है। टाइफाइड जो है, तो टाइफाइड रोग दूषित जल पीने से फैलता है और इसे हम आंत ज्वर या आंत का बुखार भी कहते हैं। यह रोग जो है तो साल्मोनेला टाइफोस नामक जीवाणु से होता है। कौन सा रोग? तो टाइफाइड रोग किस जीवाणु से होता है? तो साल्मोनेला नामक जीवाणु से होता है, जो कि दूषित जल में पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? अब ग्रीन हाउस गैस नहीं है, आपसे ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। CO2, N2O, CO या CH4। तो देखिए ग्रीन हाउस गैस जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें होती हैं जो पृथ्वी के ऊष्मीय तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें जो हैं, तो ये देखिए यहाँ दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम कहते हैं CO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, मीथेन CH4 तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC आदि। तो ये जो हैं ग्रीन हाउस गैसें हैं। लेकिन नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है तो ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? तो द्विबीजपत्री पौधा जो है कौन सा है? बांस है, केला है, गन्ना है या सरसों है? तो द्विबीजपत्री ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। तो द्विबीजपत्री जो पौधा है तो वो है सरसों है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिएगा कि वे फसलें जिनके बीज दो पत्तों वाले या दो दलों वाले होते हैं उन्हें हम द्विबीजपत्री कहते हैं। जैसे सरसों, अरहर, मटर, चना, ये सारे पौधे जो होते हैं तो ये होते हैं द्विबीजपत्री पौधे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो देखिए कि पौधों में जल का अधिग्रहण ये होता है जाइलम के द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पौधों में मिट्टी से जल का अवशोषण तथा संचरण जाइलम नामक ऊतक से होता है। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 130 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? तो देखिए कि प्रथम साहित्य स्रोत आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है तो ये प्रथम साहित्य स्रोत है। भारत का प्राचीनतम एवं प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद है और इस ग्रंथ में इंद्र को सर्वश्रेष्ठ देवता, मुख्य देवता माना गया है। 4 वर्णी सिद्धांत सर्वप्रथम इसी पुस्तक के 10वें मंडल, जिसको कहा जाता है पुरुष सूक्त, में मिलता है और ऋग्वेद में 1028 सूक्त तथा 10 मंडल हैं। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या है 1028। मंडल पूछा जाता है तो मंडल कितने हैं, तो 10 मंडल हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि कौन सा प्रथम साहित्यिक स्रोत है। तो प्रथम साहित्यिक स्रोत जो है तो वो ऋग्वेद है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? तो देखिएगा कि वायुमंडल में 99% पर जो है तो किन दो गैसों का विस्तार है? तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा। अब वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें हैं और इन गैसों में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, जिसकी मात्रा है 78%, तथा दूसरी सबसे ज़्यादा गैस जो पाई जाती है वो 21% में ऑक्सीजन पाई जाती है। इस प्रकार वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की कुल मात्रा लगभग 99% है और 1% के अंतर्गत अन्य गैसें पाई जाती हैं। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि वायुमंडल में 99% पर किन दो गैसों का विस्तार है? तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसों का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे कि पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? तो देखिए कि पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का जो है मूल उद्देश्य जो है तो छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव है। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य छात्रों को प्राकृतिक पर्यावरण के विभिन्न पक्षों का प्रत्यक्ष अनुभव कराना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कार्कीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? तो देखिए कि कार्कीय रूप से शुष्क मिट्टी की विशेषता पूछा जा रहा है। तो कार्कीय रूप से शुष्क मिट्टी की विशेषता है मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। कार्कीय रूप से शुष्क मिट्टी में लवण की सांद्रता अधिक होगी। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा 139 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है क्षोभ मंडल। अब यहाँ देखिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं और यह मंडल पृथ्वी से
8 से लेकर के 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है और विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर की ऊंचाई पे स्थित होती है और मौसम संबंधी सभी घटना जैसे आंधी, तूफान, वर्षा आदि इसी मंडल में ही घटित होते हैं। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल, मौसम संबंधी सभी घटनाएं किस मंडल पे जो है होती हैं, तो वो क्षोभ मंडल पे ही होती हैं। सो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है। तो देखिए विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम है एस्कर्बी, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब शरीर में विटामिन सी की कमी से एस्कर्बी नामक रोग हो जाता है। इसमें मसूड़ों से खून आने लगता है तथा जख्म जल्दी नहीं भरते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और यह खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। आंवले में सबसे ज़्यादा जो है तो विटामिन सी ही पाया जाता है। नेक्स्ट नंबर, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है। तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर का नाम है किरण बेदी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब किस बैच की महिला आईपीएस अफसर हैं, तो ये 1972 बैच की महिला आईपीएस अफसर है, यानी कि 1972 में सबसे पहली महिला आईपीएस अफसर बनी थी किरण बेदी। उसके पहले कोई भी महिला आईपीएस अफसर नहीं थी। तो सबसे पहले जो है 1972 में किरण बेदी जो है प्रथम महिला आईपीएस अफसर बनी। सो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। और वर्तमान में किरण बेदी पांडिचेरी की राज्यपाल हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन, असोम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। तो असोम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। तो वो है काजीरंगा। एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए असम राज्य में काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई और ये स्थापना 1908 में हुई थी। आगे देखिए अगला वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो देखिए कि आग्नेय चट्टान का उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पे अगर जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। बेसाल्ट जो है तो ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। आग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के जमा होने से होता है और इन चट्टानों में खनिज पदार्थों की अधिकता होती है। इस चट्टान के उदाहरण जो हैं तो है ग्रेनाइट, बेसाल्ट और पेग्मेटाइट आदि हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेसाल्ट जो है तो ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। आगे देखिए 144 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कौन सी सतह पर पाई जाती है। तो देखिए ओजोन परत जो पाई जाती है वो समताप मंडल पे पाई जाती है। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीसोस्फीयर या आइनोस्फीयर, बताइएगा कि पृथ्वी के वातावरण की किस सतह पर ओजोन परत पाई जाती है। तो देखिए ओजोन परत का विस्तार स्ट्रेटोस्फीयर, जिसको हम कहते हैं समताप मंडल, में पाया जाता है और ओजोन परत समताप मंडल के निचले हिस्से में होता है तथा यह परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है। यानी सूर्य से आने वाली जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं तो यही परत रोकता है। कौन सा परत, तो ओजोन परत। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा 145 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है। तो देखिए गुरु तेग बहादुर हैं, गुरु गोविंद सिंह हैं, गुरु अर्जुन देव हैं या गुरु नानक देव हैं। तो देखिएगा कि सिख धर्म के संस्थापक पूछा जा रहा है तो सिख धर्म के संस्थापक हैं गुरु नानक देव। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ देखिए कि सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी और गुरु नानक देव का जन्म पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर 1469 में हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र। तो भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र होता है सीस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सीस्मोग्राफ नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है और सीस्मोग्राफ यंत्र में रिक्टर पैमाना लगा रहता है। नेक्स्ट है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है। तो देखिए दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है क्योंकि इस तिथि को सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है और यह घटना मकर संक्रांति कहलाती है। तो ये तो हो गया दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन। अब मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन किस जो है दिन होता है। तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को।
और यहाँ पे जो है कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे किस रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है? 21 जून को कर्क रेखा पर। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? 21 जून को। लेकिन यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध पूछा जा रहा है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखिए सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। बाकी ऑप्शन में है स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय तथा मदन मोहन मालवीय, लेकिन सही उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती थे और स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। अब क्वेश्चन मान लीजिए बनता है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कहाँ पर की थी? तो बम्बई में। कब की थी? तो 1875 ईस्वी में। और इनका प्रसिद्ध वाक्य क्या है? तो वेदों की ओर लौटो। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा बिहू। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए कि बिहू जो है ये भारत के असम राज्य का लोक नृत्य है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ये वाला क्वेश्चन करने के बाद हम 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इस वीडियो में। तो देखिएगा यहाँ पे 150 नंबर क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है खाद्य चक्र, या फिर श्रृंखला अभिक्रिया, या खाद्य जाल, या बायोमास का पिरामिड। तो देखिएगा कि खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। और इस श्रृंखला में कारक एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं जुड़े होते हैं, बल्कि सभी एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? खाद्य जाल। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिए 30 क्वेश्चन ईवीएस के कंप्लीट हो चुके हैं। तो वीडियो हेल्पफुल लगती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।